सो गाइस आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किसी भी वेबसाइट को, किसी भी वेब ऐप को ऑफलाइन वर्केबल कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक टू डू ऐप है जिसमें कि हम टास्क ऐड कर सकते हैं, उसे रीड तो कर ही सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी जो ऐप है ये VS कोड के पोर्ट नंबर 5505 सर्वर पर रन कर रही है। तो टेक्निकली अगर मैं ये सर्वर बंद कर देता हूँ तो ये ऐप भी बंद हो जानी चाहिए, अब ये नहीं चलनी चाहिए। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो ये अभी भी चल रही है। और अगर मैं इसका URL यहाँ से कॉपी करके नए टैब में डाल देता हूँ, उस टैब को बंद कर देता हूँ, तो ये ऐप गाइस वहाँ भी चल रही है। जबकि यहाँ पे VS कोड में आप देख सकते हैं कि मैंने सर्वर बंद कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं कोई भी यहाँ पे टास्क ऐड करूँ या फिर कोई भी CRUD ऑपरेशन करूँ तो वो भी यहाँ पे परफेक्टली हो रहा है। तो बेसिकली ये हो कैसा रहा है, बेसिकली ऐसी जो ऐप्स होती हैं जो कि ऑफलाइन चल पाती हैं बिल्कुल एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह, तो इन्हें हम कहते हैं PWA। और ये PWA वर्क कैसा करती है, ये सर्विस वर्कर API का यूज़ करती है जो कि एक ब्राउज़र की प्री डिफ़ॉल्ट API है। और ये API जितनी भी हम वहाँ पे फाइल्स देते हैं वो सब यहाँ पे कैश स्टोरेज में यहाँ पे सेव कर लेती है। और इसी वजह से यहाँ पे ऑफलाइन जाने के बाद भी हमारा जो यूज़र है वो जब भी वेबसाइट खोलेगा तो यहाँ से उसे सारी फाइल्स मिल जाएंगी और वो हमारी वेबसाइट को एकदम परफेक्टली यूज़ कर पाएगा। और जितने भी CRUD ऑपरेशंस हैं अगर, तो वो भी परफेक्टली हो पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी मेरी फाइल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे कैश में सेव हो रही हैं, जिसकी वजह से ये ऑफलाइन भी परफेक्टली वर्क कर रही है वेबसाइट। और ये सब हम कर रहे हैं ओनली यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट या वेब ऐप को कैसे एक PWA में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपके यूज़र उसे ऑफलाइन भी यूज़ कर पाएँ। अब यहाँ पे मैं इस टू डू ऐप का यूज़ करके डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि कैसे हम एक नॉर्मल वेब ऐप को एक PWA ऐप बना सकते हैं। और मैं इसका यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम एक बेसिक से बेसिक वेबसाइट को भी PWA बना सकते हैं, पर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम एक CRUD ऐप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे VS कोड में खोल लूँगा और हम सिंपली यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करके भी इसे खोल सकते हैं। बस कुछ लोगों में ऑप्शन नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे CMD टाइप करके कोड स्पेस डॉट करूँगा और ये फोल्डर इजीली मेरा VS कोड में खुल जाएगा। तो यहाँ पे करेंटली हमारी टू डू ऐप एक PWA नहीं है। अगर मैं इसे यहाँ पे लाइव सर्वर पर रन करता हूँ VS कोड के, और अगर देखें आप अभी ये वेबसाइट चल गई है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लाइव सर्वर बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे मेरी वेबसाइट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और जो भी नेटवर्क एरर आता है वो आ जाएगा। तो अभी तो इस टू डू ऐप को हम लाइव सर्वर पर ही रन कर लेते हैं और देखते हैं हम इसे PWA कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तो जो टास्क है मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको PWA बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हम एक नॉर्मल वेबसाइट को भी PWA बनाते हैं तो हमें उसमें जावास्क्रिप्ट फाइल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक ऐसी वेबसाइट को PWA बनाना चाहते हैं जिसमें आप सिर्फ HTML CSS का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी ही पड़ेगी, जिसमें आपको कुछ सिंपल लाइंस रखनी होंगी और उसे आप अपनी HTML से लिंक कर सकते हैं। तो बिना जावास्क्रिप्ट के ये एक ऐप PWA नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे हम ये app.js खोलते हैं जो कि मेरी HTML फाइल से लिंक है। और यहाँ पे जितना भी कोड है आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि ये जितना भी कोड है ये बस इस टू डू ऐप का कोड है और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस इस ऐप को वर्क करने के लिए हेल्प कर रहा है। इस नॉर्मल वेब ऐप को PWA बनाने के लिए जो भी कोड करना होगा वो हम बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 लाइन्स डालनी है जो कि हमारे सर्विस वर्कर को रजिस्टर करेगी। और जैसे कि मैंने आपको शायद बता दिया है कि सर्विस वर्कर एक ब्राउज़र की API है जो कि जितनी भी फाइल्स होती हैं वो कैश स्टोरेज में सेव कर लेती है, जिसकी मदद से हमारी वेबसाइट ऑफलाइन वर्क कर पाती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो सर्विस वर्कर को रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन डालूँगा और उसके अंदर लिखूँगा सर्विस वर्कर। तो बेसिकली ये जो लाइन ऑफ कोड है ये चेक करेगा कि जो भी हम करंट ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे सर्विस वर्कर का फीचर अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर सर्विस वर्कर हमारे ब्राउज़र के नेविगेटर ऑब्जेक्ट में होता है तो यहाँ पे ये नेविगेटर रिटर्न करेगा। तो अब मैं इसे कंसोल में देखता हूँ कि क्या मुझे कुछ रिटर्न हुआ है। तो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखिए गाइस अभी मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है और ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। क्रोम में तो ये फीचर है ऑफ कोर्स। ओके, यहाँ पे सर्विस वर्कर जो W है वो कैपिटल बनेगा
और अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे नेविगेटर ऑब्जेक्ट मेरे कंसोल में मिल गया है। अब इस नेविगेटर ऑब्जेक्ट के ही यहाँ पे एक मेथड का हम यूज़ करके, जो कि सर्विस वर्कर है, हम अपना जो सर्विस वर्कर हम फाइल बनाएंगे उसे यहाँ पे एज अ सर्विस वर्कर रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जिसको आप ऑफ कोर्स कुछ भी नाम दे सकते हैं। बस मैं यहाँ पे थोड़ा इसे रिलेटिव बनाने के लिए सर्विस worker.js नाम दे देता हूँ। आप इसे sw.js या कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। हमें सिंपली यहाँ पे बस इस मेथड के अंदर इसका पाथ देना होगा, ताकि हमारे ब्राउज़र को पता चले कि हम इस फाइल को एज अ सर्विस वर्कर फाइल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं कंसोल हटा देता हूँ और यहाँ पे हमें लिखना होगा navigator.serviceworker। तो हम यहाँ नेविगेटर ऑब्जेक्ट का जो अभी हमने देखा था उसका सर्विस वर्कर मेथड यूज़ करेंगे, जिसके अंदर होता है एक रजिस्टर मेथड, और इसके अंदर हमें उस फाइल का पाथ देना है जिसको भी हम एज अ सर्विस वर्कर यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो इस फाइल के बाहर ही पड़ी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्विस worker.js डाल देता हूँ, यानी कि उस फाइल का नाम, और यहाँ पे मेरी फाइल एज अ सर्विस वर्कर रजिस्टर हो जाएगी। अब इसके बाद हमें चलना है अपनी सर्विस worker.js पे, और अब यहाँ पे हमारा सर्विस वर्कर की जो फाइल है उसे कोड करने का काम स्टार्ट होगा। तो जब भी हम सर्विस वर्कर फाइल को रजिस्टर करते हैं तो एक इवेंट ट्रिगर होता है विच इज़ इंस्टॉल इवेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो करना है हमें वो करना है सर्विस वर्कर को इंस्टॉल करना। तो यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ इंस्टॉल द सर्विस वर्कर, और यहाँ पे हम सेल्फ पे एक ऐड इवेंट ट्रेसलर लगाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे सेल्फ क्या है, तो सेल्फ जो भी एक कोड का जो कॉलिंग फंक्शन होता है, जो उसका पेरेंट फंक्शन होता है, तो उसको रेफ़र करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो रजिस्टर मेथड है वो इस फाइल का कॉलिंग फंक्शन है। तो बेसिकली ये जो सेल्फ है ये सर्विस वर्कर को ही रेफ़र कर रहा है। तो इस सर्विस वर्कर पे हम एक ऐड इवेंट लगाते हैं कि अगर इस सर्विस वर्कर पे कोई इंस्टॉल इवेंट हो, और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम रजिस्टर करते हैं सर्विस वर्कर को तो ये अपने आप इंस्टॉल इवेंट ट्रिगर होता है। और इसके बाद एक और इवेंट ट्रिगर होता है विच इज़ एक्टिवेट, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए ये जान लेते हैं कि सर्विस वर्कर जब भी हम रजिस्टर करते हैं तो एक इंस्टॉल इवेंट ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे हमने self.add इवेंटेशन लगाया सर्विस वर्कर पे, और यहाँ पे इवेंट कर दिया इंस्टॉल, और फिर यहाँ पे हम एक फंक्शन लगा देते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम जैसे नॉर्मली देते हैं इवेंट पैरामीटर पास कर देते हैं। यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे मैं कंसोल में लिख देता हूँ console.log service worker is installing। और अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें कंसोल में आपने देखा होगा कि सर्विस वर्कर इंस्टॉलिंग यहाँ पे लिखा आ रहा था, क्योंकि वो हमारी वेबसाइट स्टार्ट होते ही यहाँ पे वो इंस्टॉल इवेंट ट्रिगर हुआ था और यहाँ पे हमारा सर्विस वर्कर इंस्टॉल होने लगा था। तो यहाँ पे हमें सर्विस वर्कर इंस्टॉल होने के लिए यहाँ पे आगे का कोड लिखना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जो हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका वेट अंटिल मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये वेट अंटिल मेथड भी प्री डिफाइंड होता है इसी इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि इंस्टॉल इवेंट होने पे यहाँ पे हमें मिलता है। तो इस वेट अंटिल मेथड का यूज़ हमने इसलिए किया है ताकि इसके अंदर हम जो भी कोड डालें तो ये वेट अंटिल मेथड ब्राउज़र को बता रहा है कि भाई ये जो भी कोड है इसके अंदर जब तक वो पूरा कोड एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक वो हमारे सर्विस वर्कर को क्लोज ना करे, ताकि हमारा जो सर्विस वर्कर है वो ठीक से पूरी तरह इंस्टॉल हो पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जो हमारी कैच है वो ओपन करेंगे। तो हम एक कैच.ओपन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे देन फंक्शन लगा सकते हैं, ताकि ये जो कैच.ओपन मेथड है हम इसके अंदर जो भी कैच नेम डालते हैं तो उस नेम की यहाँ पे वो कैच हमें बना के दे देती है। तो यहाँ पे एक नई कैच हम ओपन करेंगे और उसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट कैच नेम नाम का हम वेरिएबल बना देते हैं। सो कॉन्स्ट कैच नेम हम यहाँ पे रख लेते हैं to do pwa। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ओपन के अंदर कैच नेम दे देता हूँ, यानी कि हम जो भी नई कैच बना रहे हैं उसका हमें यहाँ नाम देना होता है एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे मैंने कैच नेम यहाँ पे दे दिया है, और उसके बाद देन फंक्शन में ये कैच बनाने के बाद हमें वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं एक फैट एरो फंक्शन लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखता हूँ कैशे,
और ये कैशे मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊँगा अपने कंसोल में। यहाँ पे मैं अपने कंसोल में ये कैशे प्रिंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे कंसोल में, अगर देखिए रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे कैशे हमारा आया था लेकिन वो अभी खाली था। और अगर मैं एप्लीकेशन में जाऊँ और यहाँ पे कैश स्टोरेज में जाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक PWA नाम का हमारा एक कैश स्टोरेज बन गया है, लेकिन वो अभी खाली है। और इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट आया था कैश नाम का, वो भी खाली था। और आप देख रहे होंगे कि आते ही चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हमारा सर्विस वर्कर एक्टिवेट हो जाता है तो ही वो वहाँ से जो भी कोड होता है वो चला जाता है। इसी वजह से हमने वेट अंटिल मेथड लगाया, ताकि जब ये पूरा एक्टिवेट हो जाए उसी के बाद हमारा ये प्रोसेस टर्मिनेट हो, उससे पहले ना हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी हमारा जो कैश स्टोरेज है वो क्रिएट तो हो गया है लेकिन वो खाली है। तो हमने ओपन मेथड का यूज़ करके हमारा कैश स्टोरेज क्रिएट कर लिया है, बट अभी वो खाली है और उसके अंदर अब हमें फाइल्स डालनी है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा फाइल्स टू कैशे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल्स टू कैशे। अब यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊंगा और उस एरे के अंदर उन सभी फाइल्स का यहाँ पे पाथ हमें देना होगा, या उन यूआरएल्स का पाथ देना होगा जिस पे कि हम चाहते हैं कि उसके अगेंस्ट यहाँ पे वो फाइल हमारी यहाँ पे सेव हो। तो सबसे पहले तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे मैं डालूंगा /index.html। तो हमारी सबसे पहले तो HTML फाइल यहाँ पे सेव होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके जितनी भी फाइल्स हैं मैं सबका पार्ट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैंने एक एक करके सारी फाइल्स का यहाँ पे पार्ट डाल दिया है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे स्लैश भी डाल देता हूँ, ताकि जो हमारी वेबसाइट खुलेगी वो डेफिनेटली स्टार्टिंग में लोकल होस्ट 5500 पे सीधे स्लैश ही आता है, /index.html नहीं आता है। तो तब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश भी डाल दिया, ताकि वो स्लैश पाथ के अगेंस्ट, उस यूआरएल के अगेंस्ट भी एक फाइल यहाँ पे सेव हो जाए। तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स का नाम पाथ मैंने डाल दिया है, जो कि यहाँ पे हमारे कैश में स्टोर होनी है, सेव होनी है। अब इसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे ये कंसोल हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा कैशे डॉट एड ऑल मेथड का यूज़ करेंगे हम। ये जो हमारा कैशे, तो ये कैशे आप देख रहे हैं कि हमारा ये एक पैरामीटर है और बेसिकली ये एक वेरिएबल नेम है, और इसके अंदर हमारा जो कैश अभी नया नया हमने बनाया है वो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो उस पर हम एक ऐड ऑल मेथड लगाना चाहते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइल्स टू कैशे। तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स हमें सेव करनी है उनका पाथ दे दिया है। और अब हमने यहाँ पे हमारा जो कैश, सबसे पहले तो कैश डॉट ओपन मेथड से क्रिएट होता है, फिर यहाँ पे जो हमारा कैशे रिटर्न होता है, तो उस कैशे का हम एड ऑल मेथड का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हमने सारे पाथ दे दिए हैं फाइल्स के जो भी सेव होनी है, और वो फाइल सेव हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे अगर सेव करूँ यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में कैश स्टोरेज में आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे सारी की सारी फाइल मेरी सेव हो गई है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपकी फाइल सेव ना हुई हो, और उसका रीज़न ये हो सकता है, अगर आप यहाँ एप्लीकेशन टैब में ही देखें, यहाँ पे सर्विस वर्कर का ऑप्शन है। तो अगर हम इस सर्विस वर्कर के ऑप्शन पे आएँ तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक अपडेट ऑन रीलोड यहाँ पे ऑप्शन होगा, मैंने उसे टिक कर रखा है। तो जब भी मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को अब रीलोड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका सर्विस वर्कर अपडेट हो जाता है। अगर आपने ये नहीं कर रखा है तो आपको मैनुअली बार बार यहाँ पे सर्विस वर्कर अपडेट करने के बाद हो सकता है कि अपडेट बटन पे क्लिक करना हो। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे अपडेट ऑन रीलोड का ये जो ऑप्शन है इसे यहाँ पे टिक कर लें, ताकि आपका कोई इशू ना आए। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम वापस से यहाँ पे कंसोल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब तक हमारी जो सारी फाइल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से हमारी कैश मेमोरी में सेव हो रही है। तो अब तक हमारा जो सर्विस वर्कर है वो परफेक्टली इंस्टॉल हो रहा है। तो अब हमें मेक श्योर करना है कि जब भी ये वेबसाइट रन होगी ऑनलाइन, तो यहाँ पे जब भी सर्विस वर्कर वापस से इंस्टॉल होगा तो वहाँ पे कोई मैसअप ना हो जाए, यानी कि जो हमारी पुरानी कैश फाइल होंगी उनके संग हमारी नई कैश फाइल है वो क्रैश ना हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्टिवेट द सर्विस वर्कर,
और यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि जब भी हम सर्विस वर्कर रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल इवेंट ट्रिगर होता है, उसके साथ एक एक्टिवेट इवेंट भी ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे सेल्फ पे एक ऐड इवेंट टेस्टन लगाऊंगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे इवेंट दे दूंगा एक्टिवेट, और यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन लगा लेते हैं, जिसके अंदर हमने जैसे ऊपर दिया था अपना इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे पैरामीटर में दे देते हैं, जो कि जब भी कोई इवेंट होता है तो यहाँ पे हमें मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं कंसोल में रिटर्न कर देता हूँ सर्विस वर्कर इज एक्टिवेटिंग, जिससे कि हमें पता चल जाए कि सर्विस वर्कर एक्टिवेट हो रहा है। और यहाँ पे अब सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि हम अपना इवेंट ऑब्जेक्ट लेंगे और इस पर वेट अंटिल मेथड लगाएंगे, ताकि जब तक यहाँ का सारा कोड पूरा ना हो जाए तो हमारा सर्विस वर्कर बंद ना हो, क्योंकि ये एक्टिवेट इवेंट भी हमारा सर्विस वर्कर रजिस्टर होने पे ही यहाँ पे ट्रिगर होता है। तो इस वजह से ये वेट अंटिल वाला मेथड यहाँ पे भी यूज़ करना नेसेसरी है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले तो चाहेंगे हम बेसिकली यहाँ पे ये कोड, तो बेसिकली हम ये जो पोर्शन है कोड का ये मेक श्योर करने के लिए कर रहे हैं कि जो हमारा पुराना सर्विस वर्कर का जो भी स्टोरेज है वो नए के संग कोलैप्स ना करे। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें पहले तो पुराना सर्विस वर्कर का जो कैश का स्टोरेज है वो चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैशेस का ही एक मेथड है कैशे डॉट कीज़, तो उसका यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो कैशेस डॉट कीज़ जो है वो जो भी हमारी कैश होती है वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे कैश नहीं, यहाँ पे हमारा दैन मेथड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रॉमिस को पकड़ने के लिए हमारा दैन लगता है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली देते हैं इसका कॉल बैक मेथड दे देता हूँ, जिसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे कैश नेम। तो यहाँ पे एक्चुअली कैश नेम तो हमने डिफाइन कर रखा है, इसे हम कैश नेम्स कर देते हैं, क्योंकि जितनी भी कैशे फाइल्स हमारे कैशे स्टोरेज में होंगी ये सारी की सारी यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ console.log कैश नेम्स करके कि ये हमारी कंसोल में क्या रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ओके, यहाँ पे काफ़ी फास्ट है और ये दिख नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने देखा हो यहाँ पे टू डू PWA लिखा आया था बहुत ही कम मतलब ड्यूरेशन के लिए, अगर आप फास्ट देख पा रहे हैं तो यहाँ पे टू डू PWA लिखा आया था। तो बेसिकली वो हमारा जो कैशे है, जितनी भी कैशे फाइल्स हैं उनके नेम्स के संग ला रहा है, और यहाँ पे एक एक करके जितनी भी वो कैशे स्टोरेज होगा वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो वो टू डू PWA हमारा रिटर्न कर रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि वो टू डू PWA मैच हो, कि जो कैश नेम हमने दिया है कि वही नेम वहाँ से आ रहा है क्या, और उसके अलावा अगर कोई और नेम से वहाँ पे स्टोरेज बना हुआ है तो वो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा एक प्रॉमिस। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिटर्न प्रॉमिस डॉट ऑल, और इसके अंदर मैं करूँगा कैश नेम्स। तो कैश नेम्स डॉट फिल्टर। तो बेसिकली एक एरे आती है हमारे पास, ये जो कैशेस डॉट कीज़ है ये एक एरे रिटर्न करता है। तो उस एरे पे हम यहाँ पे फिल्टर मेथड लगाएंगे, और उसके अंदर जो एक एक करके नेम आ रहे हैं उन्हें हम फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे ये फिल्टर करके हमारी एक एरे दे देगा, जिसमें कि जो नेम है तो उसमें हम स्टार्ट विद यहाँ पे मेथड लगाते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं टू डू। तो यही हमने आई थिंक नेम दिया था, ओके टू डू PWA दिया था। तो जिस कैश नेम का जो नेम है वो टू डू से स्टार्ट हो रहा है तो वो इसे ले लेगा, और यहाँ पे हम एक और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ और नेम कर देता हूँ नॉट इक्वल टू कैश नेम। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई कैश स्टोरेज होगा जिसके स्टार्टिंग में टू डू आ रहा होगा, और लेकिन उसका जो पूरा नाम होगा वो हमारे कैश नेम से मैच नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारी जो सर्विस वर्कर है उसी का दूसरा वर्जन है। और आई थिंक मैं यहाँ पे एक वर्जन और डाल दूँ तो बेटर रहेगा, या उसके अलावा भी हमारा काम चल सकता है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि वहाँ पे एक और टू डू PWA नाम का स्टोरेज होता है, तो यहाँ पे
हमारा क्या हो कि यहाँ पे हमारे फिल्टर हो गए वो सारे नेम्स मिल जाएं। तो यहाँ पे गाइस हमें बेसिकली हमें फिल्टर हो गए, यहाँ पे हमारे कैश नेम्स में से फिल्टर हो गए। सपोज यहाँ पे 5 कैश नेम आते हैं, टू डू PWA1, टू डू PWA2, टू डू PWA, इस तरह के 5 कैश नेम्स आते हैं। तो उसमें से ये फिल्टर करेगा कि कौन कौन से कैश नेम ऐसे हैं जो कि मैच नहीं कर रहे हैं हमारे इस वाले कैश नेम से, और उन सभी को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके उन पे मैप मेथड लगाएंगे ताकि हम उन्हें एक एक करके डिलीट कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं मैप मेथड लगाता हूँ और अंदर पैरामीटर में वही नेम दे देता हूँ। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे कैश भी दे सकते हैं, डेफिनेटली आपको पता ही होगा ये पैरामीटर एक वेरिएबल होता है। तो फिर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, मेथड का यूज़ करेंगे कैशेज डॉट डिलीट। अब इसके अंदर हमें जो भी कैश स्टोरेज डिलीट करना होता है हमें उसका नेम देना होता है, और नेम हमारे पास है ही। तो यहाँ पे हमने कर दिया कैशेज डॉट डिलीट नेम, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जब भी यहाँ पे हमारी कोई ऐसी कॉलैप्स की कंडीशन नहीं बनेगी, मतलब अगर कोई पुरानी यहाँ पे अनयूज्ड यहाँ पे कैश स्टोरेज होगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। अब गाइज हमें क्या करना है कि अभी देखते हैं कि हमारी वेबसाइट ऑफलाइन वर्क कर पा रही है। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो अभी ये ऑफलाइन वर्केबल नहीं है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सर्विस वर्कर एक्टिवेट कर लिया, इसका भी ध्यान रख लिया कि हमारी जो सर्विस वर्कर की कैश स्टोरेज फाइल्स हैं वो आपस में कोलैप्स ना करें। तो अब हमें क्या करना है, सो गाइस अब हमें यहाँ पे जितने भी फैच इवेंट होंगे उन पे हमारी सर्विस वर्कर जो कैश में से जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे रिटर्न करनी है, ताकि वहाँ पे ब्राउज़र यहाँ पे हमारा कि नॉट फाउंड वाला जो हमारा एरर देता है जब उसे कोई फाइल मिलती है वो ना दे। तो यहाँ पे मैं सिंपली कमेंट कर देता हूँ फैच फ्रॉम कैश, तो यहाँ पे FETCH फ्रॉम कैश, और यहाँ पे मैं सेल्फ पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं इवेंट कर दूंगा फैच, और यहाँ पे नॉर्मली हमारा कॉल बैक, और यहाँ पे इवेंट पैरामीटर। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये फैच इवेंट कब होता है, क्योंकि मैंने एक्टिवेट इवेंट तो बता दिया सर्विस वर्कर रजिस्टर होने पे होता है, और इंस्टॉल इवेंट भी तभी होता है, बट ये फैच इवेंट कब होता है। तो गाइस जब भी हम कोई भी फाइल चाहिए होती है ब्राउज़र को तो वो फैच इवेंट यहाँ पे ट्रिगर करता है। अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप नेटवर्क्स में देखेंगे, मैं रीलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे अभी तो ये आई थिंक क्यों नहीं दिखा रहा है। ओके, आई थिंक मैं फैच इवेंट लाऊं उसके बाद ये दिखाएगा, या फिर हम वहीं से रिटर्न करवा देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो हर फाइल के लिए एक फैच इवेंट यहाँ पे ट्रिगर करेगा। तो मैं यहाँ लॉक करता हूँ रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ रिक्वेस्ट सेंड, और इसके बाद यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग में शो करूँगा इवेंट डॉट रिक्वेस्ट। और सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें कंसोल में कुछ मिल रहा है क्या। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो इसने फैच इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हुआ है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए हमारा ब्राउज़र जो सबसे पहले इसने रिक्वेस्ट मारी है वो मारी है app.js फाइल के लिए। आप देख सकते हैं इसका URL भी आ रहा है कि ये हमारा ये जो लोकल होस्ट वाला सर्वर है इसके URL पे app.js जो हमारी फाइल है उसके लिए रिक्वेस्ट मार रहा है। तो इसी तरीके से गाइस अगर हम यहाँ पे लाइव सर्वर बंद भी कर देंगे तब भी हमारा ब्राउज़र ये रिक्वेस्ट मारेगा, और डेफिनेटली एक बार अगर हमने सर्वर बंद कर दिया तो इससे उस फाइल का एक्सेस तो मिलेगा नहीं, तो इस वजह से हमारी वेबसाइट बंद हो जाती है। तो अब हमने वो फाइल हमारे कैशे में स्टोर कर ली है और वहाँ से वो फाइल हमारा ब्राउज़र ले सकता है, बट हमें बस उसे बताना होगा कि भाई हमने वहाँ पे कैशे में स्टोर कर लिए, तुझे चाहिए तो वहाँ से फाइल ले ले। तो यहाँ पे एक मिनट, ये इवेंट वाला तो मैं लॉग यहाँ पे लगा रहने देता हूँ। अब यहाँ पे हम जो इवेंट ऑब्जेक्ट है उस पर एक रेस्पॉन्ड विद मेथड लगाएंगे। तो ये रेस्पॉन्ड विद मेथड क्या करेगा कि जब भी ये हमारा ब्राउज़र है ये फैच इवेंट मारेगा, यानी कि वो कहेगा कि मुझे ये फाइल चाहिए, तो नॉर्मली जो रिस्पॉन्स उस पर जाता है उसकी जगह हम यहाँ पे रेस्पॉन्ड विद मेथड के अंदर जो डालेंगे उससे रेस्पॉन्स जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब भी ये इवेंट ट्रिगर हो तो हम चाहेंगे
कि यहाँ पे हमारी जो कैशे है, सबसे पहले तो कैशेज, सॉरी यहाँ पे आप याद रखिए कि ये कैशेज नाम है इस ऑब्जेक्ट का। तो ये जितने भी मेथड हैं लाइक डिलीट एड ऑल, तो ये सभी कैशेज पे लगने हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे कैशेज डॉट मैच, तो जिससे कि जो कैश स्टोरेज है वहाँ पे ये इसके अंदर हम जो भी आर्गुमेंट दें वो मैच हो। तो यहाँ कैशेज डॉट मैच और इसके अंदर हम इवेंट डॉट रिक्वेस्ट डाल देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो भी जिस फाइल की रिक्वेस्ट आएगी उसे मैच करके देख लेगा। तो हमने यहाँ कैशेज डॉट मैच के अंदर इवेंट डॉट रिक्वेस्ट दे दिया और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे देन लगाते हैं ताकि ये जो रिटर्न करे प्रॉमिस उसे हम रिजॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारा आएगा रेस्पॉन्स। अब इस रेस्पॉन्स को मैं एक कॉल बैक फंक्शन में यहाँ रख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें स्मॉल आर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है हम उस रेस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कैशेज डॉट मैच के अंदर यहाँ पे हमारा जो भी फाइल है उसका नाम यहाँ पे चला जाएगा रिक्वेस्ट के संग। और उस फाइल को मैच करके सपोज app.js फाइल की रिक्वेस्ट गई तो app.js फाइल को मैच करके वो हमारा जो सर्विस वर्कर है वो app.js फाइल हमारे ब्राउज़र को पकड़ा देगा, रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे हम एक और कंडीशन और लगा देते हैं, इन केस अगर वो फाइल हमारे ब्राउज़र में ना प्रेजेंट हो तो फिर वो यहाँ पे अगर उस टाइम हमारा जो वेबसाइट हमारी जो वेबसाइट है वो चालू हो तो वो उस वेबसाइट मतलब सॉरी हमारे जो नॉर्मल फोल्डर है बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ से ले लें, क्योंकि एक बार ये हमारा सर्विस वर्कर एक्टिवेट हो जाएगा फिर भले ही हमारी साइट ऑनलाइन हो, यानी कि भले ही हमारा यहाँ पे सर्वर लोकल सर्वर चल रहा हो, तब भी हमारा ब्राउज़र जितनी भी फाइल्स उसे चाहिए होंगी वो सब हमारे कैश मेमोरी से लेने की ही कोशिश करेगा। और अगर वो कैश मेमोरी में नहीं होती है और अगर वेबसाइट उस समय ऑनलाइन है तो वो हमारे यहाँ पे हमारे फोल्डर में से आ जाएगी। और अगर हम ये वेबसाइट ऑनलाइन होस्ट करेंगे तो उसका जो भी होस्टिंग का सर्वर है वहाँ से आ जाएगी। तो मैं इसे सेव करता हूँ और अब देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, अब जितनी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है एक एक करके सब दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो style.css की रिक्वेस्ट जा रही है, यानी कि पहले तो CSS फाइल मांग रहा है, उसके बाद ये हमारी ये cricket.png ये जो आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है वो मांग रहा है, एंड थर्ड नंबर पे ये हमारी app.js फाइल मांग रहा है। तो जिस जिस फाइल की इसे ज़रूरत हो रही है ये सब एक एक करके यहाँ पे फैच रिक्वेस्ट डाल रहा है उसकी। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी ये जो वेबसाइट है ये यहाँ पे तो परफेक्टली वर्क कर रही है, मतलब अभी ऑनलाइन है तो परफेक्टली वर्क कर रही है। अब मैं इसे ऑफलाइन करके देखता हूँ कि क्या ये हमारी वेबसाइट वर्क करेगी। तो यहाँ पे मैं सर्वर को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके मारता हूँ एक रिफ्रेश। तो यहाँ पे मैंने इसे रीलोड कर लिया और ये देखिए गाइस, ये हमारी वेबसाइट अभी भी परफेक्टली वर्क कर रही है और एरर को आप इग्नोर मार सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसको मैं कॉपी करूँ और एक नए टैब पे खोल लूँ तब भी आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे टास्क ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं मैं अगर एप्लीकेशन में जाके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो हमारी सर्विस वर्कर डॉट JS फाइल है ये यहाँ पे एज अ सर्विस वर्कर यहाँ पे रजिस्टर हो गई है। और यहाँ पे हमारी कैश स्टोरेज में हमारी जितनी भी कैश फाइल्स हैं वो सब यहाँ पे सेव हो रही हैं। तो गाइस यहाँ पे सेव हो रही हैं। और गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सर्विस वर्कर कई सारे होते हैं हमारे ब्राउज़र के पास। तो ऐसा हो सकता है कि आप दूसरी ऐप के लिए एक नया सर्विस वर्कर फाइल बनाएं, क्योंकि डेफिनेटली आप वैसे तो कोड यही यूज़ कर सकते हैं। आपने ये जो सर्विस वर्कर फाइल बनाई है आप ये किसी भी ऐप के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस एक चेंज होगा, यहाँ पे जो फाइल्स टू कैच हैं उनका पाथ चेंज हो जाएगा, तो वो आपको दूसरे देने होंगे उस ऐप के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कैश नेम जो भी उस ऐप का आप देना चाहें, लाइक ये तो टूडू ऐप थी तो मैंने टूडू PWA दे दिया। अदरवाइज आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। जैसे अगर कोई आप सपोज करते हैं आप कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो आप वहाँ पे पोर्टफोलियो PWA या फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट कोई भी नेम अपना कैश के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो सर्विस वर्कर है तो आपको यहाँ पे अपडेट ऑन रीलोड पे अगर आपने टिक कर दिया तो ठीक है, वरना मैनुअली बार बार अपडेट करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी दिखा रहा है कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या होनी है। पहले ही इंस्टॉल होता है, फिर वेट करता है इवेंट डॉट वेट अंटिल की वजह से, और फिर एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे गाइस हमने ये जो हमारी टू डू ऐप थी उसे एक परफेक्टली एक PWA में कन्वर्ट कर दिया है और अब ये ऑफलाइन वर्क कर पा रही है।
तो अगर मैं इसे गिटअप पे या फिर कहीं पे मतलब होस्ट भी कर दूंगा, तो जो यूजर्स होंगे एक बार इस वेबसाइट को खोलने के बाद अगर अपना नेट क्लोज कर देंगे तब भी इसे परफेक्टली ऑफलाइन यूज कर पाएंगे, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम नॉर्मल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑफलाइन यूज करते हैं। तो गाइज यही होती है PWA, जिनकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रेसिव वेब एप्स, जो कि मॉडर्न वेब एप्स भी कहलाती हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जिनमें से बस ये एक था। अदरवाइज ये PWAs में पुश नोटिफिकेशन और इंस्टॉलेबिलिटी जैसे भी कई मज़ेदार फीचर्स होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।